डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 4 के जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। So the numerical 5, question number 5 is the statement of the numerical 4.5 is a 1000 kilogram automobile at the top of an incline 10 meter high and 100 meter long is released and rolls down the hill. What is its speed at the bottom of the incline if the average retarding force due to friction is 480 न्यूटन। इसमें हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है कि जिसकी जो हाइट है वो हमारे पास 10 मीटर्स है। जिस तरह स्टेयर्स होती हैं उनकी हाइट कितनी है हमारे पास, वो 10 मीटर है, जबकि उसकी जो लेंथ है इस तरह का, ये इस तरह अगर हम देखें कि ये एक इंक्लाइन प्लेन इस ऐसे है, ऐसे, ठीक है जी। तो ये जो लेंथ है इंक्लाइन प्लेन की, ये हमारे पास कितनी है, 100 मीटर्स ये लॉन्ग है, जबकि इसकी जो हाइट है दिस वन वो हमारे पास है 10 मीटर्स। सो दिस इज़ इंक्लाइन प्लेन। इफ अगर हम इसको ऐसे समझें, इस लाइन को, कर्सर जहाँ पे जा रहा है, तो ये जो लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन है वो 100 मीटर्स है, जबकि जो हाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन है वो कितनी है, वो 10 मीटर्स है। एक बॉडी है जो उस पर यहाँ से रोल होकर नीचे गिर रहा है, ऐसे रोलिंग डाउन, और जबकि उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है दैट इज़ 480 न्यूटन एंड वी हैव टू फाइंड द स्पीड एट द बॉटम। ठीक है जी। सो इसमें जो गिवन है हमारे पास डाटा, दैट इज़ मैस ऑफ ऑटोमोबाइल दैट इज़ 1000 किलोग्राम, हाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन एच जो है वो 10 मीटर्स है, लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन एस जो है एक्चुअली जो ऑटोमोबाइल डिस्टेंस कवर करेगी दैट इज़ 100 मीटर्स एंड एवरेज रिटार्डिंग फोर्स जो है वो 480 न्यूटन है। ठीक है जी, दिस इज़ द 480। वी हैव टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी एट द बॉटम। सो आल्सो वी नो दैट बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन की इस लेवल पर जो था हमारे पास हाइट जब थी आटम, वहाँ पर सारी की सारी एनर्जी जो क्या थी वो पोटेंशियल एनर्जी मौजूद थी उसमें। ठीक है, तो एक्चुअली जब वो नीचे रोल डाउन करेगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है एक्चुअली वो कम हो रही है, क्योंकि उसकी हाइट कम हो रही है। हाइट कम होने से पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और एक्चुअली वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जा रही है, वो उस बॉडी की जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। सो द रिलेशन इज लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। वो इंक्लाइन प्लेन पे अगर बॉडी मूव स्लाइड कर रहा है तो उसमें दो किस्म की एनर्जीज होगी ना। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दो एनर्जीज के इक्वल, एक तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है बॉडी गेन कर रहा है उसकी इक्वल होगी, प्लस अगर वो प्लेन जो है वो फ्रिक्शनल प्लेन है, वो फ्रिक्शनलेस नहीं है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन की वजह से जो उस पर वर्क डन है वो भी उस लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। सो द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। Mathematically mgh is equal to half mv square plus fd, where f is the frictional force. So putting the values of these, we are given the mass of the automobile h, we know that g acceleration to the gravity, h is 10 meter, d is 100 meters, frictional force is that is 480 newtons, and also we know the m. So putting all these value, we have v square is equal to 100 and the v finally becomes equal to 10 meter per second. So this is the velocity of the automobile when it slides down on an inclined plane which has also a frictional force. Okay ji. So next is question number 6. The statement of question is 100 meter cubic of water is pumped from a reservoir into a tank 10 meter higher than the reservoir in 20 minutes. If density of water is 1000 kilogram per meter cubic, find the increase in potential energy and find the power delivered by the pump. तो इसमें हमारे पास एक पानी का रिजर्वायर है, जैसा कि हम कहें कि एक ज़मीन में एक टब है, उसमें ढेर सारा पानी मौजूद है, और हम उस पानी को जो है वो एक ऐसे टैंक में स्टोर कर रहे हैं जो कि ज़मीन से या उस रिजर्वायर से 10 मीटर हायर है। जिस तरह के हम पानी को वाटर पंप के थ्रू ऊपर टैंकी में घरों में पहुंचाते हैं,
तो इस तरह हमारे पास एक रेजरवायर है, पानी का ज़ख़ीरा है, जिसमें से पानी का जो 100 मीटर क्यूबिक पानी है उसको हम 10 मीटर हायर जो है रेजरवायर या जो वाटर की टैंकी है उसमें हम उसको स्टोर कर रहे हैं, और उसके लिए जो हमें टाइम रिक्वायर्ड है वो 20 मिनट्स है। तो अगर पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक हो तो हमसे पूछा गया है कि उस पानी को रिजर्वायर से उस टैंक में ले जाने में कितनी जो है वो वर्क डन होगा। एक्चुअली वही वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा ना, तो उस पानी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी जो है वो इंक्रीज़ होगी, और जो पंप था या जो पावर डिलीवर हमने की थी पानी को नीचे से रिजर्वायर से टैंक में ले जाने के लिए, वो पावर कितनी उसमें इस्तेमाल हुई। So the given data is volume of the water, that is 100 meter cubic, and height of the tank is h, that is equal to 10 meters. Moreover, time taken is 20 minutes, that is equal to 1200 seconds, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1200 seconds आ जाएगा टाइम। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज गिवन, दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। So what is the first is the what is increase in potential energy, and that will be equals to mgh. m is not given, mass of the water is not given, हमें वॉल्यूम बताया गया है और डेंसिटी। ऑल्सो वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो मास विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमें मालूम है 100 मीटर क्यूबिक है, जबकि डेंसिटी जो है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक है। तो जो मास ऑफ वाटर होगी दैट विल बी इक्वल्स टू दिस वन, 10 raised to power 5 kilogram, I think. So increase in potential energy will be equals to mgh. This is the mass of the water, this is the acceleration due to the gravity, and this is the height. So the increase in potential energy will be equals to 9.8 into 10 raised to power 6 joule. Actually that is equal to 9.8 megajoule. So this work done, or the potential energy, will be stored in water in moving from reservoir to the tank, that is 10 meter high. So next is power of the pump. So we know that the relation of the power is work, the rate of doing work over time. So the work in this case is equal to the potential energy, क्योंकि जो काम उस पानी पे किया गया उसको रेजरवायर से टैंक तक ले जाने में वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हुआ है। सो इन दिस केस वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने ऑलरेडी मालूम की है, दैट इज 9.8 into 10 raised to power 6 joule, और जो टाइम हमारे पास टेकन था वो 1200 सेकेंड था। व्हेन वी हैव सॉल्व दिस वन, दिस इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू 8.16 into 10 raised to power 3 watt, and this is equal to approximately equal to 8.2 kilowatt, because 10 raised to power 3 is equal to kilo. So in this case the increase in potential energy or the work done is equal to 9.8 into 10 raised to power 6 joule, and the power of the pump is 8.2 kilowatt. This is question number 6. Next is question number 7, and the statement of the question is a force of 400 Newton is required to overcome road friction and air resistance in propelling an automobile at 80 kilometers per hour speed. What power in kilowatt must be the engine develop? इसमें यह है कि रोड पर हमें जो एक ऑटोमोबाइल है उसको 400 न्यूटन जो है वो फोर्स रिक्वायर है रोड फ्रिक्शन को और एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, जबकि उसकी जो वेलोसिटी होगी एट दैट टाइम दैट इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, एंड वी आर आस्क्ड अबाउट द पावर इन किलोवाट्स जो उस टाइम इंजन जो है वो डेवलप कर रहा होगा। So the given data is force that is equal to 400 Newton, and the velocity of engine is, or the velocity of automobile, that is 80 km per hour. This is the velocity of the automobile. This is 80 times 1000 because kilometer में 1000 meters होते हैं. This is the 1 hour 3600 seconds. So the velocity of the automobile is 22.22 meter per second. And also we know that कि जो पावर का रिलेशन है वेलोसिटी in terms of force and velocity, the power is equal to F dot V, and this is equal to F V cos of theta. But force and velocity are in the same direction,
In this condition, the angle between the force and velocity is 0, because जिस डायरेक्शन में हमें फोर्स हम लगा रहे हैं उसी ही डायरेक्शन में बॉडी जो है वो मूव कर रहा है. तो cos 0 1 है, तो दिस P is equal to FV. So putting the values of the force and velocity, we have the power is equal to 8880 watts, and this is equal to 8.88 into 10 raised to power 3 watt, and 10 raised to power 3 is equal to kilo. So the power in this case is 8.9 kilowatt. So this is the answer of the question in kilowatt, and the power is 8.9 kilowatt. Next, the last question of the smart syllabus is 4.8, and the statement of the question is how large a force is required to accelerate an electron whose mass is 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram from rest to a speed of 2 into 10 to the power 7 meter per second through a distance of 5 centimeter. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है, हमसे कुछ बताया गया कि हमें कितनी फोर्स रिक्वायर है कि हम एक इलेक्ट्रॉन जिसकी मैस 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम है और वो इनिशियली रेस्ट में था, उस पर जब हमने ये फोर्स लगाई और उसकी स्पीड कितनी होगी 2 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड, और उस दौरान उसने जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज 5 सेंटीमीटर. So the given data is mass of electron m is equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram. Initial velocity is 0 because initial electron is at rest. Final velocity when a force is applied on it, its final velocity becomes 2 into 10 to the power 7 meter per second, and it covers the distance of 5 centimeter, that is equal to 0.05 meters. And we have the required is the force required, कि हमें कितनी फोर्स चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को इनिशियल वेलोसिटी 0 से फाइनल वेलोसिटी 2 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड तक ले जाने में, जबकि इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा. सो बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वी नो दैट work done is equal to change in the kinetic energy. So FD is equal to half mvf square minus m half mvi square, because initial velocity is 0, so the work done is equal to half mvf square. So putting the values of distance, mass and the final velocity, we have force is equal to 3.6 into 10 raised to the power minus 15 Newton. So this is the force which we required to accelerate or to move an electron from rest to the velocity 2 into 10 raised to the power 7 meter per second in displacing a distance of 5 centimeter. So this is the value of the force, 3.6 into 10 raised to the power minus 15 Newton. Thank you very much. If you have any question, any query about these numericals, about this lecture, you are most welcome. Thank you very much. Assalamu alaikum.